प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज मैं लेकर आया हूँ अनमिल आखर से, और पृष्ठ संख्या है 184। जी हाँ, 184 पृष्ठ संख्या है, जो साहब श्री के जीवन में घटित कुछ घटनाएं हैं जिस पे इसमें प्रकाश डाला गया है। उसी विषय को लेकर आज हम सभी आपस में कुछ बात करने वाले हैं। हुआ ऐसा कि कुछ दिनों के बाद एक सरकारी जांच के क्रम में साहब श्री को मुंगेर जाना था। मुंगेर में कुछ परिचित भी मिले थे। नीलम माँ भी तैयार थी। रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शशिभूषण वर्मा ने कहा कि मैं भी चलूंगा। मध्याह्न भोजन के उपरांत सरकारी नई जीप से सभी रवाना हुए। दीदी माँ नीलम आनंद, बच्चे और वर्मा साहब साथ थे, इसलिए हरिंद्रानंद यानी साहब श्री स्वयं गाड़ी चला रहे थे। बड़हिया आकर वहाँ के प्रसिद्ध रसगुल्ले का स्वादन हुआ, यानी वो लोग बड़हिया में आकर रसगुल्ला भी खाएं। तब तक अंधेरे ने अपनी धाक जमा ली थी, यानी रात्रि पहर की शुरुआत हो चुकी थी। बड़हिया लखीसराय जिले का एक थाना है। इनकी गाड़ी मुश्किल से 10 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी। एक पुल को पार किया। बाद में लोगों ने बताया कि ये हरोहर नदी का पुल है। हरोहर नदी, अब देखिए वो हरोहर नदी साहब श्री के जीवन में कितना हरोहर मचाता है। और इस रात की जो घटना है ना, उस घटना को यदि हम सभी गहराई से सोचेंगे, विचारेंगे, तो बहुत कुछ हम सभी को सीखने का मौका मिलेगा। और आस्था और विश्वास का समझिए कि एक बहुत ही जीता जागता नमूना है। हम सभी बस ध्यानपूर्वक इस घटना को सुने। सच्चाई थी कि हरोहर नदी ने हरिंद्रानंद को परेशानी में डाल दिया था। मानो समरूप नाम के कारण इन्हें विदाई देने को तैयार नहीं थी। जीप पुल से जैसे ही उतरी थी कि अचानक नई गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया। नई गाड़ी थी, नई जीप थी, लेकिन उसका क्लच प्लेट पुल से उतरते ही जल गई। दीदी और प्रोफेसर इन्हें घूरने लगे। स्वाभाविक है, गाड़ी जो चला रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो लोग तो उसी को न देखेंगे। कुछ ही समय बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा। पल भर में झंझावात यानी बरसात होने लगी। खूब तेज बरसात हुई और पवन यानी हवा पागल, यानी हवा तो ऐसी बह रही थी जैसे लग रहा था कि सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। घोप अंधेरा, सड़क सुनसान। रात में कौन आएगा इस अंधेरे सड़क पे, और बरसात हो रही हो, हवा तेज बह रही हो तो कौन आएगा। जीप को ठेलकर सड़क के किनारे किया गया। बारिश ने सबको भिगो दिया। किनारे आते ही जीप गीली मिट्टी में फंस गई। आज की तरह तो रोड होती नहीं थी कि सब जगह पिच रोड है या ढलाई रोड है, कच्ची रोड थी। गीली मिट्टी में जीप धंस गई। वहां सभी निरुपाय, हताश और भयभीत। उपाय कुछ भी नहीं है, क्या किया जाए। आशा भी नहीं लग रहा कि कोई आएंगे, और भय भी था क्योंकि इलाका सही नहीं था। ये अलग बात है, साहब श्री जहाँ हो वहाँ भय को भी भय लगता है, लेकिन उस समय की घटना है जिसको यहाँ वर्णित किया जा रहा है। बगल से एक दो ट्रक गुजरी। दीदी नीलम ने ट्रक को रुकने के लिए हाथ देती रही, किंतु संवेदनशील क्षेत्र के कारण कोई ट्रक रुका ही नहीं। संवेदनशील यानी बहुत ही खतरनाक रास्ता था, वहां आए दिन लूटपाट होती रहती थी। वहां बैठकर रात भी गुजारी नहीं जा सकती थी। उन दिनों अंधेरे में अगर 5 मिनट भी कोई ठहर गया तो चोर उचक्के उसके कपड़े तक खुलवा लेते थे। यह बात हरिंद्रानंद को दंधिकारी होने के कारण पूर्व से ज्ञात था, क्योंकि साहब श्री उस क्षेत्र के हाकिम थे। उनको इस बात की जानकारी थी कि ये क्षेत्र जो है ना, सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। सभी भीगे हुए ठंड से कांप रहे थे। बच्चे जीप में सिमटे हुए थे। लग रहा था जैसे महाकाल से नियंत्रित काल अतिशय क्रोध में है। बहुत अच्छा लाइन अनुनीता दीदी लिखी है कि लग रहा था कि जैसे महाकाल से नियंत्रित काल, कालों को काल महाकाल, उनसे नियंत्रित काल
अतिशय क्रोध में हैं। उस समय का जो माहौल था। 10 मिनट के बाद उसी तूफान में पीछे से एक ट्रैक्टर के बल्ब की रोशनी आती दिखाई पड़ी। देखिए, जब निरुपाय हो जाते हैं ना, तब गुरु की उपाय शुरू होती है। और जहाँ साहब श्री स्वयं हो, दीदी माँ स्वयं हो, वहाँ तो उपाय को आना ही पड़ता है। वह तेज गति से जीप के सामने तक आया। ये उसे रोकने के लिए हाथ दे रहे थे। आगे बढ़कर ट्रैक्टर रुक गया। ट्रैक्टर बिल्कुल नया था। उसकी ट्रॉली भी, ट्रैक्टर भी नया था और ट्रॉली भी नई थी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉली को क्या बोला जाता है? टेलर हम लोग कहते हैं, बोलचाल की भाषा में उसको टेलर कहते हैं। साहब हरिंद्रानंद ने चालक से अपना परिचय दिया और अपनी विपदा बताई कि हम इस तरह से इस क्लच प्लेट जलने के कारण यहाँ फंस गए हैं। उन्होंने कहा, आप लखीसराय तक जीप को टोचन करके पहुंचा दीजिए। ट्रैक्टर चालक ने आनाकानी की पर ज्यादा बोल नहीं पाया। उसने पूछा, रस्सी है? साहब से उसने कहा, रस्सी है? उत्तर ना में था, किंतु दीदी ने कहा कि बैग में जो साड़ी है उस साड़ी को आप रस्सी की तरफ प्रयोग कर लीजिए और किसी तरह इस जीप को टोचन करके ले चलिए। तभी चालक ने ठंड से कांपते हुए खलासी से कहा, खलासी भी भीग रहा था ट्रैक्टर पे और अंधेरी रात थी, हवा बह रही थी, तो स्वाभाविक है वो ठंड से वो भी थरथरा रहा था। खलासी से कहा, देखो टेलर में रस्सी है क्या? खलासी पीछे से बिल्कुल नई मोटी नायलॉन की रस्सी निकाल कर लाया जो लपेटे में थी। जब नया रस्सी खरीद के लाते हैं ना हम लोग, तो उसको किस तरह से व्यवस्थित उसमें लपेट कर रखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह थी। जीप टेलर में टोचन हुई। चालक खलासी ट्रैक्टर का हुड पानी से थोड़ा भी नहीं बचा पा रहा था। चालक और खलासी को, जो ट्रैक्टर का चालक और खलासी था, ट्रैक्टर का जो हुड था, छज्जी जो था, वो उन लोगों को पानी से नहीं बचा रहा था। सभी जीप में बैठे। ट्रैक्टर धीमी चाल में चला। लगभग 1 घंटे लगे लखीसराय बाजार पहुंचने में। रात के 11 बज गए। तूफान अब थोड़ा धीमा हो चुका था। चालक ने ट्रैक्टर रोक दिया, उतरकर बोला, बगल के घर में जीप का मिस्त्री रहता है, आप लोग बनवा लीजिए। बाजार में पूरी तरह अंधेरा था। बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर की बिजली तो न जाने कब से गायब थी। जीप से लोग उतरे। सड़क के बगल का दरवाजा खटखटाया और जीप की स्थिति बताई। ड्राइवर जो बताया था घर की जीप का मिस्त्री है, उसको उसका दरवाजा खटखटाया गया और उसको अपनी स्थिति बताई गई। अभी हम क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, जो मिस्त्री था, कभी हम क्या कर सकते हैं? सुबह कहिएगा तो बना देंगे, उसमें भी 4 घंटा लगेगा। क्लच प्लेट बदलना होगा। वो आदमी दरवाजे के भीतर ही खड़े खड़े बोला। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि भैया, हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, कहाँ जाएं? बच्चे हैं, महिला है। उनसे बात को बीच में ही काटते हुए ट्रैक्टर का ड्राइवर बोला, आप लोग दाहिने वाले घर में जाइए, वहाँ थाने के बड़ा बाबू रहते हैं। ट्रैक्टर के ड्राइवर बोला कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बगल वाले घर में जाइए, वहाँ थाने के बड़ा बाबू रहते हैं। जब बड़ा बाबू के घर का दरवाजा खटखटाया गया तो वो बोले, यहाँ पथ निर्माण का एक डाक बंगला है, आप लोग रात भर वहाँ आराम कर लीजिए। फिर ट्रैक्टर के चालक से अनुरोध हुआ, बोला, चलिए मैं ले चलता हूँ। उसने ट्रैक्टर घुमाया। साहब हरिंद्रानंद ने टोचन जीप भी घुमा ली। मात्र 100 गज पर डाक बंगला था, सुनसान और वीरान। परिसर बड़ा था पर कहीं कोई आदमी नहीं देखा गया। दूर एक बरामदे में कोई सोया है। लोगों ने उसे उठाया। उसने तुरंत डांग बंगले का फाटक खोला और तीनों कमरे खोल दिए। कमरे में एक मोमबत्ती जलाकर मेज पर लगा दी। बारिश रुक गई थी। हवा अभी भी मतवाली चाल से बह रही थी। मध्य रात्रि होने को थी। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं था। चालक से ही पूछा गया, भैया कहीं कुछ खाने को मिलेगा? बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो चालक बोला, ठहरिए, मैं तुरंत लेकर आता हूँ। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, आग्रह है, क्योंकि बाद में जाकर फिर से इस शब्द को, इस लाइन को सुनना न पड़े, क्योंकि आपको सुनना ही पड़ेगा अभी ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। उसने टोचन खोला। फिर बंगले के पोर्टिको में टेलर सहित आया। आगे बढ़कर खलासी ने टेलर को ट्रैक्टर से अलग किया। नीलम 100 रुपये भोजन लाने के लिए दे रही थी। उसने इशारे से मना किया। उस ड्राइवर ने, ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पैसा नहीं लिया। ट्रैक्टर
डाक बंगले से बाहर गया। बच्चे इसी बीच सो गए। खिड़की थोड़ी खोल दी गई। कमरा कई दिनों से बंद था, सो हल्की उमस थी। देखते हैं ना, जब कोई घर ज़्यादा दिन तक बंद रहता है तो घर के अंदर उमस आ जाती है और फिर ताज़ा हवा आने जाने लगता है तो उमस उसमें से शांत हो जाती है, हट जाती है। लगभग 20 मिनट बीते होंगे। ट्रैक्टर हड़हड़ाते हुए पोर्टिको में आया। खलासी हरे बांस की एक टोकरी में 6-7 आदमियों के लिए प्रचुर मात्रा में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लेकर आया। एक मोमबत्ती बरामदे की ओट में जल रही थी। भोजन टोकरी सहित रख दिया। खलासी को अभी भी ठंड लग रही थी। देखिए प्रभु की माया। आप लोग ट्रैक्टर से क्या ढोते हैं? साहब श्री ने पूछा ड्राइवर से कि आप लोग ट्रैक्टर से क्या ढोते हैं? नमक ढोते हैं, ड्राइवर ने बोला। इसका भी राज खुलेगा बाद में। बगल खड़े एक व्यक्ति से साहब हरिंद्रानंद ने कहा, ट्रैक्टर टेलर का नंबर नोट कर लीजिए। ट्रैक्टर का नंबर अलग होता है और टेलर का नंबर अलग होता है। तो साहब बोले एक व्यक्ति से कि ट्रैक्टर का और टेलर का दोनों का नंबर नोट कर लीजिए। जीप की मरम्मत के सिलसिले में बिल में लिखना होगा। टार्च से नंबर लिख लिया गया। कुछ और चाहिए? कांपते हुए खलासी ने कहा। नीलम ने, दीदी माँ ने 500 रुपये बढ़ाए। मुसीबत से घिरे लोगों से हम लोग पैसा नहीं लेते। देखिए खलासी और ट्रैक्टर ड्राइवर कौन थे, समझ ही गए होंगे आप लोग। उन्होंने कहा मुसीबत से घिरे लोगों से हम लोग पैसा नहीं लेते। चालक बोलते हुए बरामदे से उतर गया। उसने भोजन के भी पैसे नहीं लिए। ट्रैक्टर जा चुका था। भोजनों उपरांत सभी सो गए। भोजन के बाद सभी सो गए क्योंकि रात भी ज़्यादा हो चली थी। प्रातः की लालिमा, सूर्योदय हुई। साथ आए लोगों के लिए चाय की व्यवस्था ने बंगले की शांति भंग कर दी, क्योंकि सब कोई शांति से सोए हुए थे और चाय जब आया तो स्वाभाविक है भागदौड़ हुई होगी कि चाय पीने के क्रम में, तो शांति भंग कर दी। बाहर चौक से चाय आ गई। जीप बनाने के लिए डाक बंगले से ही मिस्त्री आ चुका था। अभी भी हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी। मरम्मत के लिए जीप को ठेलकर पोर्टिको में लाया गया। मिस्त्री 2 थे। हेड मिस्त्री ने कहा 1 बजे तक नया क्लच प्लेट लग जाएगा। 9 बजे के आसपास थाने से एक पुलिस दंड पदाधिकारी आया। शायद रात की घटना से सशंकित थानेदार ने भेजा। हाल चाल पूछा और चले गए। नाश्ता और भोजन बाजार से मंगाकर हुआ। शाम ढलते ही सभी मुंगेर पहुंच गए। गाड़ी बन गई और शाम ढलते ही सभी मुंगेर पहुंच गए। हल्की बारिश यहाँ भी हो रही थी। 2 दिनों के बाद वापसी। हरिंद्रानंद यानी साहब श्री ने दूरभाष पर जिला परिवहन अधिकारी पटना से ट्रैक्टर और टेलर का नंबर लिखवाते हुए कहा कि ट्रैक्टर का मालिक का नाम और पता बताइए, क्योंकि साहब श्री ट्रैक्टर और टेलर का नंबर लिखे थे, उससे पता चल जाता है कि इसका मालिक कौन है। अब देखिए क्या होता है। 1 दिन के बाद उसका फोन आया, भाई जी दोनों नंबर तो पटना जिले के ही हैं, पर एक स्कूटर का नंबर है और एक मोटरसाइकिल का। देखिए महादेव का खेल। साहब हाथ पर शाम के डेरे पर चर्चा चली। नीलम दीदी ने बताया कि डीटीओ साहब का फोन पहले ही आया था और मेरी बात हो चुकी है। चालक ने ठीक ही कहा था, हम लोग नमक ढोते हैं। हरिंद्रानंद ने गंभीर और कृतज्ञता स्वर में कहा। साहब श्री बोले कि चालक ने ठीक ही कहा था कि हम लोग नमक ढोते हैं। तो देखिए साहब श्री महादेव के शिष्य थे और साहब श्री का कहना है आओ चले शिव की ओर, और हम लोग को शिव की ओर ले करके चलने के लिए वो संकल्पित थे, हैं और रहेंगे। साहब श्री को तो मुसीबत में, जगत में आए हैं तो जगत का नियम का तो पालन होगा ही। साहब श्री को मुसीबत में तो महादेव किसी न किसी रूप में बचाने आ गए। क्या हमें भी आ सकते हैं? बड़ा विचारणीय विषय है, क्योंकि हम लोग भी फंस सकते हैं ना ऐसी किसी विशेष जगह पे विशेष कारणों से। मान लीजिए वो जंगल अब नहीं है, वो क्या कहते हैं कच्ची रोड नहीं है, लेकिन समस्याएं तो है ही सभी के साथ, और समस्याएं पहले से अधिक हो गई है। और पहले से अधिक हो गई तो साहब श्री उपाय भी बताए हैं कि महादेव को पकड़ो, अपनी समस्या महादेव को बताओ। महादेव उपाय हैं, सभी दुख दर्द के उपाय महादेव हैं। बस हम सभी साहब श्री का जो निर्देश है कि शिव गुरु का कार्य करना है, हम लोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से शिव के सच्चे और अच्छे शिष्य बनेंगे।
और हम जब कहीं भी फंसेंगे तो महादेव गुरु हमको निश्चित रूप से बचा लेंगे। तो मैं तो ये जाना हूँ, मैं तो यही समझा हूँ, और आप क्या समझते हैं कमेंट में अपना विचार जरूर लिखिएगा। बहुत सारे भाई बहन प्रणाम साहब श्री, प्रणाम दीदी माँ, प्रणाम गुरुदेव लिखते हैं, लेकिन यदि आप कमेंट में अपना विचार लिखेंगे ना कि इस घटना से आपने क्या समझा, क्या सीखा या क्या संदेश देना चाहते हैं, तो इससे दूसरे गुरु भाई बहन जो पढ़ेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और ये आपका शिव कार्य ही होगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में शिव कार्य की ओर लोगों को बढ़ाना ही शिव शिष्यता है और यही शिव कार्य है। तो चलिए, इस पुस्तक में अनमिलाकर में बहुत सारी बातें हैं साहब श्री के विषय में लिखी हुई, तो निश्चित रूप से हम सभी इसे पढ़ें और अन्य गुरु भाई बहन को बतावे, समझावे, बुझावे, स्वयं भी समझे और दूसरों को भी समझावे। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक आप सभी भाई बहन को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।